हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा राजनीति विज्ञान विषय के साथ नई शिक्षा नीति के तहत निर्धारित बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास का तृतीय चरण है उसके संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है वह है 1918 से लेकर के 1937 ईस्वी तक। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थीं, इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चरण की जो प्रमुख घटना है उसमें से प्रथम घटना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने यह घोषणा किया था कि वह जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारतीयों को उनकी स्वाधीनता वापस करेंगे, यानी कि उनको हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके बावजूद भी जनता से जबरन कर वसूलना शुरू कर दिया गया था और इस तरह से सारे भारत में विरोध की लहर दौड़ उठी थी। इसका दूसरा जो प्रमुख घटना है वह है रौलट एक्ट। रौलट एक्ट प्रमुख रूप से 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को न्यायाधीश सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी और इस समिति ने सुझाव दिया कि प्रांतीय सरकार को नज़रबंदी के अधिकार दिए जाएं व कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में राजनीतिक अपराधों की सुनवाई जूरी के बिना ही किया जाए। इन सुझावों के आधार पर 2 विधेयक बनाए गए थे। इनका नाम भी रौलट एक्ट पड़ा था और इस विधेयक की अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई थी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किए जाने की चेतावनी के बावजूद यह विधेयक 21 मार्च 1918 को पारित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से यह रौलट एक्ट भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है इसकी प्रमुख घटना माना जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो इस चरण का सबसे प्रमुख घटना कह लीजिए जलियांवाला हत्याकांड, यानी कि रौलट एक्ट का अभी विरोध भारत के अंदर चल ही रहा था। उसी क्रम में 12 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? 12 अप्रैल 1919 को यह जनरल डायर के द्वारा 144 धारा के तहत सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगाया गया। चूंकि यह प्रतिबंध पूरे शहर में जानकारी नहीं हो पाई थी और इसी क्रम में 13 अप्रैल को ही 12 अप्रैल को यह जनरल डायर ने जो है कि सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगाया, अर्थात 144 धारा को लागू किया। और 13 अप्रैल को ही अगले ही दिन 13 अप्रैल को ही 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन रौलट एक्ट के विरोध में सार्वजनिक सभा के लिए करीब 20,000 स्त्री पुरुष बच्चे अमृतसर के जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे और जनरल डायर ने उनको उस जलियांवाले बाग में ही अपने सैनिकों के साथ घेर लिया और वहां से निकलने का एक सकरा ही रास्ता था जिसके वहां के लोगों को जनरल डायर के द्वारा अपने सैनिकों के आदेश करने के बाद से अंधाधुंध फायरिंग की गई और जिसमें करीब 1,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए थे। और यह हृदय विदारक घटना ने भारतीयों के अंदर बहुत ही दुख दिया और इस घटना के कारण भी यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह मुख्य घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। इसके बाद से जो अगली घटना है वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी इस चरण की प्रमुख घटना मानी जाती है। चूँकि भारत के जो मुसलमान संप्रदाय
टर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटिश नीति के कारण आक्रोश में थे। मुस्लिम जनता टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा अर्थात धरती पर भगवान का कार्यवाहक दूत मानते थे। प्रथम महायुद्ध में टर्की जर्मनी के पक्ष में लड़ रहा था और युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को यह वचन दिया था कि युद्ध की समाप्ति पर टर्की के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और इस कारण से भारत के मुसलमान बहुत ही हताश हुए, निराश हुए और यह तृतीय चरण की प्रमुख घटना में से एक घटना मानी जाती है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगली घटना कौन सी है। वह अगली घटना है असहयोग आंदोलन। देख रहे होंगे गांधी जी के द्वारा चलाई गई एक प्रमुख घटना है असहयोग आंदोलन। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है और बिना स्वराज्य के पंजाब और खिलाफत की भूलों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता है। और इस प्रकार से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने का निश्चय लिया और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में सभी न्यायसंगत व शांतिपूर्ण उपायों के प्रयोग की अनुमति दे दी गई। असहयोग आंदोलन की अनुमति तो प्रदान कर दी गई, परंतु असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या थे अर्थात किस आधार पर इस आंदोलन को करना था, उसमें से सबसे पहला कार्यक्रम है सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का क्या करना है, त्याग करना है। गांधी जी ने कहा कि जो भी सरकारी उपाधि किसी को भी भारतीय को यदि प्राप्त हुई है तो सभी लोग उस उपाधि का त्याग करेंगे और अवैतनिक पदों का भी त्याग करना है। दूसरा कार्यक्रम है सरकारी उत्सवों व सरकार के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। इसके बाद से अगला जो कार्यक्रम था वह है सरकारी स्कूल व कॉलेजों को त्यागना। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना करना। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन के द्वारा जो भी स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए हैं हम सभी भारतीयों को उसका त्याग करना है, अर्थात उसमें हमें शिक्षण कार्य के लिए नहीं जाना है। इसके साथ साथ जब तक कि राष्ट्रीय स्कूल की और कॉलेजों की स्थापना नहीं हो जा रही है, अर्थात अपना जब तक जो है कि कॉलेज की स्थापना नहीं हो जा रही है। उसके बाद से सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने भारतीय जनता से अपील किया कि सभी लोग सरकारी अदालत का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद से अगला जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है वह है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना व स्वदेशी का प्रचार करना। जब हम विदेशी वस्तुओं को उपयोग में नहीं लाएंगे तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज अपने जो है कि सामान को इस भारतीय बाजार में अधिक से अधिक बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना है, अर्थात स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना है। अगला चीज उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति क्या करेंगे, शराब का बहिष्कार करेंगे, शराब का उपयोग कोई नहीं करेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि छुआछूत को दूर करना होगा, अर्थात जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि हम उच्च जाति के हैं, भारतीय निम्न जाति के हैं, तो इस तरह का हम सभी नहीं करेंगे। हम सभी भारतीय एक समान हैं। भारत के लोग किसी भारतीय से किसी तरह की छुआछूत का जो है कि विश्वास नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ जो है कि हम करों को नहीं देंगे, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों के ऊपर अधिक से अधिक कर लगाए जाते थे, जबरदस्ती वसूल किए जाते थे, गांधी जी ने कहा कि कोई भी भारतीय कर नहीं देगा। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसी चरण का जो अगला घटना है वह है चौरी चौरा हत्याकांड। ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा कांड व आंदोलन का अंत, यानी कि यह जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी आंदोलन के दौरान ही एक चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना घटित होती है और यह असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वह किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। और यह असहयोग आंदोलन के दौरान ही
एक प्रमुख घटना हो जाती है जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु होती है और गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को यहीं स्थगित कर देते हैं। अर्थात 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर शासन के अत्याचार से दुखी होकर के लगभग 30,000 लोगों के भीड़ ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और इस प्रदर्शन को पुलिस ने बल प्रयोग करके रोकने का प्रयास किया था और जिससे जनता उत्तेजित हो गई और हिंसा पर उतारू हो गई थी और हिंसा पर उतारू होने के वजह से पुलिस चौकी में आग लगा दी और एक थानेदार और 21 सिपाही जल करके मर गए थे और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अर्थात यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तृतीय चरण है, इसमें गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था वह भी सफल नहीं हो पाया और इस प्रकार से इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद से अगली जो घटना है वह है स्वराज दल की स्थापना। ये दल है स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना यानी कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने के कारण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अनिश्चितता व गतिहीनता आ गई। कांग्रेस दल में दो प्रकार की विचारधारा सामने आई। कुछ लोगों का मत था कि आगामी चुनाव में भाग लेकर के काउंसिल में पहुंच जाए और वहां उन्हें अंदर से तोड़ा जाए। अर्थात कुछ लोगों की ये रुचि थी कि हम अंग्रेजों के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें हमें भाग लेना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना था कि हमें इसमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करना चाहिए और सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य को ही आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह से आपस में मतभेद हो जाता है कांग्रेस के अंदर ही। और 1922 में देश बंधु में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था गया में और चित्तरंजन दास ने सभा की अध्यक्षता की और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पर गांधीवादी विचारकों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार से फिर से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर के 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना कर लिया। अर्थात कांग्रेस यहाँ से थोड़ा कमजोर हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के ही लोगों ने एक अलग दल की स्थापना कर दिया था। इसी के बाद से जो अगली घटना है वह है साइमन कमीशन। 1927 ईस्वी की यह घटना है। 1927 ईस्वी में यह साइमन कमीशन आता है और साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों का कमीशन भारत में आया। इसका उद्देश्य भारतीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने थे। इसमें सभी सदस्य यूरोपियन थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इस प्रकार से जगह जगह भारतीयों ने इसका विरोध भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज में आप लोगों को मालूम होगा कि साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से यह 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देता है। अर्थात 1927 में ये आता है और 1930 ईस्वी में अपना क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके बाद से अगला जो घटना है वह है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश संसद में कहा कि भारतीयों में सांप्रदायिक मतभेद है, अतः वे कोई ऐसा संविधान बना करके दिखाएं जो भारत के सभी वर्गों को मान्य हो। इसी पर नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और नेहरू रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए। फिर उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और अंग्रेजों ने यह कह करके इन लोगों के रिपोर्ट को नकार दिया कि भारतीयों में ही किसी प्रकार का कोई भी तालमेल नहीं है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट कुछ अलग था और मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्री कार्यक्रम था वो कुछ अलग था और इस प्रकार से इन दोनों रिपोर्टों को अंग्रेजों के द्वारा जो है कि खारिज कर दिया गया। इसके बाद से
सविनय अवज्ञा आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से किस प्रकार से चलाया जाए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को आश्वासन दिया कि भावी संविधान के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए और 23 दिसंबर 1929 को 23 दिसंबर 1929 को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना, तेज बहादुर इत्यादि मिल करके गोलमेज परिषद को कार्यवाही पूर्ण औपचारिक रूप से स्वराज्य को आधार मान करके यह निश्चित किया कि यह गोलमेज तभी होगा जब स्वराज्य को आधार माना जाएगा, पर सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। और इस प्रकार से कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से लेकर के 16 जनवरी 1930 तक साबरमती में हुई थी और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पूर्ण अधिकार दे दिए गए थे। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से क्या होता है, प्रारंभ होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अगला कार्यक्रम है वह है दांडी यात्रा व सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। यानी कि यह दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। 11 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित करके यह प्रतिज्ञा किया कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 79, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 79 साथियों को लेकर के दांडी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और 24 दिन की यात्रा के बाद से 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां जाकर के नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिया, इन्होंने तोड़ दिया। और इस प्रकार से 24 दिन की यात्रा के बाद से यह यात्रा पूर्ण होती है और संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत और बंबई तथा बंगाल में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो इस प्रकार से दांडी यात्रा अर्थात यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 11 मार्च 1930 ईस्वी की शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 79 साथियों के साथ दांडी यात्रा पर निकलते हैं और 24 दिन की यात्रा के बाद से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके गांधी जी नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद से जो है कि इस आंदोलन का भी दमन किया गया, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल व गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया और करीब 60,000 व्यक्तियों को जेलों में बंद किया गया। गवर्नर जनरल ने अनेक अध्यादेश जारी किए, सजाएं की और कठोर होती चली गई और इस प्रकार से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी उन्होंने जो है कि समाप्त कर दिया, दमन कर दिया। इसके बाद से हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो है कि आयोजन होती है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद की जो घटना है अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद प्रथम गोलमेज का सम्मेलन होता है। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण जोर पर था उसी समय ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, किंतु कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अतः 40 करोड़ भारतीय जनता का कोई प्रतिनिधि न होने के कारण यह गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कोई भारतीय भाग नहीं लिया था, तो यह है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें किसी भी प्रकार से कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया और इस तरह से यह गोलमेज क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है
7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भारत की पूर्ण स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा था कि हम गेहूं की बनी हुई रोटी नहीं बल्कि आज़ादी की रोटी चाहते हैं, और जब तक यह रोटी नहीं मिल जाती है तब तक न तो हम खुद शांत बैठेंगे और न ही देश के ही किसी भी व्यक्ति को शांत रूप से बैठने देंगे। अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारत की ओर से, कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था, तो वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद से तृतीय गोलमेज सम्मेलन लास्ट है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। गोलमेज सम्मेलन का जो तीसरा अधिवेशन है वह 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। 17 नवंबर 1932 को, अर्थात यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होता है। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया, न तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भारतीय शामिल हुआ और न ही तृतीय गोलमेज में कोई भी कांग्रेसी शामिल हुआ। इसमें नए संविधान के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए, जैसे सिंध व उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाना, संघ व्यवस्था का निर्माण करना, केंद्रीय विधानमंडल में 33.5%, ध्यान दीजिएगा, 33.5% स्थान ब्रिटिश प्रांतों में से भारतीय मुसलमानों के लिए सुरक्षित करना। तो इस प्रकार से इस चरण की यह प्रमुख घटनाएं रहीं कि किस प्रकार से इस चरण में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहला मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी, फिर रौलट एक्ट आता है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, खिलाफत आंदोलन होता है, फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, और असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के तहत जो है कि बंद कर दिया जाता है। फिर से कांग्रेस में जो है कि विद्रोह होता है, स्वराज दल की स्थापना जो है कि की जाती है। उसके बाद से फिर साइमन कमीशन आता है, इसका विरोध होता है 1927 में। इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर नेहरू दे के द्वारा रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा मार्च के साथ प्रारंभ होती है 1930 में, और इस आंदोलन का दमन अंग्रेजों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी को जेल में बंद करके कर दिया जाता है। फिर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें कोई भी भारतीय भाग नहीं लेते हैं, और यह असफल होता है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया जाता है, परंतु यह गोलमेज सम्मेलन भी भारतीयों के पक्ष में नहीं रहा। फिर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें कोई भारतीय, कोई कांग्रेसी भाग नहीं लेता है, और इस प्रकार से 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। ब्रिटिश सरकार मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें भारत के लिए भावी संविधान के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया था। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई थी, और इस प्रकार से यह चरण का जो है कि समय समाप्त होता है। फिर से हम लोग अगले वीडियो में इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चौथा चरण है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।